नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, ये सिलेक्शन वीडियो है, ये ज्योग्राफी का सिलेक्शन वीडियो है। आप हमारे साथ 1.5 से 2 घंटा लगे रहिए और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला है मेरे बच्चों। ये वीडियो री एग्ज़ाम, वीडियो AGTA, UPPCS, बहुत सारी परीक्षाओं में, UPSI, UPP, ये सोच लीजिए कि ज्योग्राफी का ये बिल्कुल सिलेक्शन वीडियो है। इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा मेरे बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएं और आपका सिलेक्शन हो। पहला प्रश्न, सिक्किम से गुजरात आने सिक्किम से गुजरात वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो मेरे दोस्तों, ये जो जैसलमेर है, किससे गुजरता है? ये मेरे दोस्तों जैसलमेर से गुजरता है। कहाँ से? जैसलमेर से गुजरता है। इसके आंसर नीचे आपको सही मिलेंगे, आप वहाँ से भी देख के जो है आप जो है कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। देखिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में। तो दोस्तों, ये सिक्किम की सीमा जो है मिलती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, देख लीजिए। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है मेरे बच्चों? तो ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। इसका एक सूत्र है, राम का मित्र 6 गुझिया पाया। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप जो है इसको सेट कर सकते हैं। नंबर 4 देख लीजिए। भारतीय भूमि का उच्चतम भाग कौन सा है? भारतीय भूमि का उच्चतम भाग जो है मेरे बच्चों, यह है इंद्राकौल। इंद्राकौल, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट नीचे का है मेरे बच्चों। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा लंबी है? सर्वाधिक तटरेखा है गुजरात, महाराष्ट्र। आपको पता है कि सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है तो 82 डिग्री 20 मिनट है। यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री, आपको पता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, अब ये पुराना डाटा है, ठीक है, दूसरा और सातवां। अब ये जो दूसरा है, पहला आ गया है, इतना आप लोग जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो संपूर्ण की विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग 2.4 है। कितनी है? 2.4 है, ध्यान रखना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बाहर से मेरे बच्चों नहीं आएगा, आप बिल्कुल ध्यान रखना। क्वेश्चन संख्या 9, ठीक, देख लीजिए। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो प्रयागराज नैनी, आपको पता है। मरकत द्वीप, आपने सुना होगा, मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। मरकत द्वीप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मेरे बच्चों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है प्रसिद्ध है। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रसिद्ध है। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम है मेरे बच्चों, तो ये इंदिरा पॉइंट जो है मेरे बच्चों भूमध्य रेखा के निकटतम है। आगे बढ़िए। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग मेरे बच्चों 7516 किमी है। आगे बढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। 9 डिग्री चैनल मेरे बच्चों जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ, 14 नंबर, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारक करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारक किसकी करती है मेरे बच्चों? तो ध्यान रखना, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हमारी बांग्लादेश के साथ है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता है लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। आगे, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पूर्व की बात की गई है मेरे बच्चों, पूर्व की बात की गई है, तो आपको पता है कि पूर्व जो है मेरा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए इसके बाद जो है भारत के पर्वत के विषय में कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट चुनेंगे।
खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम क्या है? मतलब खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे अधिक जो है क्या इंपॉर्टेंट है? तो मेरे बच्चों ये धारवाड़ क्रम है। लगभग सारे खनिज जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक 7 क्रम की चट्टानें जो है लगभग पाई जाती हैं। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन है? तो एकमात्र कोयला उत्पन्न करने वाला गोंडवाना लैंड है, जहाँ सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है। मेघालय गारो खासी जयंतिया जहाँ पर पहाड़ियाँ स्थित है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना ये जो है छोटा नागपुर और डेक्कन पठार का सदृश भाग है। ध्यान रखना गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम आरंभ हुआ। गोंडवाना ये जो है इसका जो है राइट आंसर मेरे बच्चों है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम आरंभ हुआ पर्मियन युग से, जुरैसिक युग से, क्रिटेशियस युग से या ट्रियासिक युग से। तो मेरे बच्चों ये दामोदर घाटी से जो है इसका प्रारंभ माना जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको पता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणियाँ हैं। क्या है? पटकोई श्रेणियाँ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, दंडकार भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारी का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ? पूर्वी भाग में। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। बिल्कुल, जवाहर सुरंग निम्नलिखित किस दर्रे में स्थित है? तो बहुत ही फेमस दर्रा है बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मेरे बच्चों ये बनिहाल दर्रा है। पता है? बनिहाल दर्रा जम्मू, ये वैष्णो देवी जाते हैं तब ये पड़ता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर मेरे बच्चों है अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी स्थित है मेरे दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट श्रृंखला है मेरे बच्चों। ये सोच लीजिए अगर ये श्रृंखला आपने तैयार कर ली तो लगभग आपके ज्योग्राफी के प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों निम्नलिखित किसका भाग है? ठीक है, तो आपको पता है हिमालय, दक्कन पठार, शिवालिक या उत्तरी मैदान का। तो आपको पता है ये दक्कन पठार का जो है भाग है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुदी। अभी हमने आपको आगे भी बताया था। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी श्रृंखला और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है मेरे बच्चों। चलिए आगे आते हैं 32 नंबर पे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। सहार्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? सहार्द निम्नलिखित में किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है मेरे बच्चों? तो ये है एक भ्रंशोत्थ पर्वत का। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित हैं। तो ये अवस्थित है मेरे बच्चों लघु हिमालय में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। तो पीर पंजाल पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से किसी में भी नहीं। ठीक, धूपगढ़ चोटी जो है मेरे बच्चों स्थित है सतपुड़ा रेंज में। कहाँ? सतपुड़ा रेंज में। निम्नलिखित में कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई, शिवालिक, अरावली या विंध्याचल? तो शिवालिक सबसे नई पर्वत श्रेणी है। रांची का पठार उदाहरण है मेरे बच्चों। ठीक है, सही प्लेन का, प्रारंभिक प्लेन का, फांसिल प्लेन का या उत्थित प्लेन का? रांची का पठार मेरे बच्चों उत्थित प्लेन का उदाहरण है। निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला पता है? ये बहुत मुद्दा उठा था। केरल में स्थित है। जोजिला दर्रा में किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? कश्मीर एवं तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, नेपाल एवं तिब्बत को जोड़ता है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है मेरे बच्चों
वो है आपका लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है और लेह एवं कारगिल को जोड़ता है। तो लेह एवं श्रीनगर को जो है मेरे बच्चों ये आपका जो है जोड़ता है, क्या जोड़ता है, ठीक है, जोजिला दर्रा, लेह और श्रीनगर का। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कंचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च शिखर है दूसरा। दंडकार क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? दंडकार क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मेरे बच्चों ये है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में दंडकार का जो है पठार स्थित है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? तो ये ब्लॉक पर्वत श्रेणी है, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीप का पठार जो है ये प्राचीनतम है। K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? आपको पता है ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 ट्रांस हिमालय का निर्माण काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी मिलकर करती है। इसी में से K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है स्थित है। तो मेरे बच्चों ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित हैं? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे ये स्थित है मेरे बच्चों जम्मू कश्मीर में। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है जिलेपला, जिलेपला, जिलेपला। नेक्स्ट, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित है वह नहीं है, ठीक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में काराकोरम, वृहद हिमालय, इसका जो है मेरे बच्चों नेक्स्ट जो है आपको बता दें, ठीक, लघु हिमालय ऑप्शन में है या शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय है या शिवालिक हिमालय। तो मेरा क्वेश्चन था कि मेरे बच्चों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है काराकोरम, वृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो काराकोरम नहीं है, काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो ये मेरे बच्चों लद्दाख, ये काराकोरम शिवालिक नहीं है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, शिवालिक नहीं है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई जो है ये पाल घाट पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। बारामूला दर्रा स्थित है कहाँ? बारामूला दर्रा स्थित है मेरे बच्चों पीर पंजाल श्रेणी पर, ठीक। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है कार्डामम, जिसे हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो ये है निम्न हिमालय का भाग, ठीक, ध्यान रखना। भारत का प्राचीनतम पर्वतक्रम कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वतक्रम कौन सा है? तो ये है अरावली, ये प्राचीनतम पर्वत भाग है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु स्थित है अन्नामलाई, अन्नामलाई। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम? उत्तर से दक्षिण की ओर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ताप्ती, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुड़ा, विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुड़ा। तो ये जो है आपका जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में, पहले विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित के बीच में है। पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियाँ, यही है कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के मध्य मेरे बच्चों स्थित है। क्वेश्चन हो गए हैं 57। चलिए 58 क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, देख लीजिए, उसका आंसर मैं बता दिया था। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी अनेमुड़ी गांठ के साथ नहीं जुड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुद्रेमुख नहीं जुड़ती। कुद्रेमुख मेरे बच्चों कर्नाटक में है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सब ये पालनियाने में, ये इधर आपको नीचे आपको मिलेंगी मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। निम्न पहाड़ियों वाला वेलकोंडा समूह किसकी संरचनात्मक हिस्सा है? वेलकोंडा समूह ये है कार्डामम पहाड़ियों का। नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर मेरे बच्चों उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? सबसे नवीन चट्टान कौन सी है? तो सबसे नवीन चट्टान है गोंडवाना लैंड, ध्यान रखना। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में किसका हिस्सा है? तो ये है हिमालय का। किसका है?
हिमालय पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठार है, पठारों की ढलान है, या पहाड़ियाँ हैं तो पठारों का मेरे बच्चों ढलान है। ठीक, आगे आते हैं नदियों। नदियों से क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ से 64 नंबर। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज का भारत में नहीं है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? श्योक, स्पीत, जास्कर, सतलज या श्योक? हाँ, ये सही है, श्योक, जास्कर, स्पीत और सतलज। ये जो नदियों का दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर इसका क्रम है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न बराबर मेरे बच्चों पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूरब सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब आपको सही क्रम बताना है। गंगा पश्चिम से पूरब, ठीक है, गंगा है बिल्कुल सही, फिर गोमती है, फिर घाघरा है कि गंडक है? ठीक है, ध्यान रखना, ये सही है आंसर पहला। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह कौन सी है मेरे बच्चों? ध्यान रखना, भ्रंश घाटी। ठीक है, तो ये जो है मेरे बच्चों नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है, ताप्ती नदी भी और दामोदर नदी भी अपनी भ्रंश घाटी से बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी को जो है घाटी विवर्तकी कहा गया है? तो ताप्ती नदी को घाटी विवर्तकी कहा गया है। हिमालय पार से निकली नदियां हैं, मतलब हिमालय पार से निकली नदियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय पार से ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी निकलती हैं। निम्नलिखित नदियों में से अधिक नदी पथ परिवर्तित किया है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित किसने किया है? मतलब अपना रास्ता कौन सी नदी जो है सबसे ज़्यादा बदलती है? कोसी नदी से बिहार का शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखना। भारत की निम्न नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका ताप्ती नदी आपका जो है डेल्टा बनाती है मेरे बच्चों। क्या पूछा गया? हाँ, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है मेरे बच्चों वो डेल्टा नहीं बनाती है, ध्यान रखना। गंगा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा आपको पता है, फिर गोदावरी बनाती है, फिर महानदी बनाती है। ठीक है, तो ताप्ती नहीं है, ताप्ती अपनी भ्रंश घाटी में रहती है। नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा और सोन नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। 73 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरीज बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरीज बनाती है? तो नर्मदा नदी मेरे बच्चों एस्चुरीज बनाती है। ये 73 प्रश्न हो गए। अब हम आएंगे 74 प्रश्न पे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे बच्चों। एक है तवा नदी। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी मेरे बच्चों नर्मदा नदी की सहायक नदी है। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी का जो है अपवाह तंत्र का अंग है खारी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? अरावली पर्वत से मेरे बच्चों जो है लूनी नदी मेरे बच्चों अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना। और दलदल में जो है गुजरात में मिल जाती है, ध्यान रखना। निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो रामगंगा मेरे बच्चों यमुना की सहायक नदी नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है मेरे बच्चों? कहाँ से? पीर पंजाल से निकलती है। तो मेरे बच्चों जो झेलम मेरे बच्चों है ये पीर पंजाल से निकलती है। कावेरी नदी, नेक्स्ट प्रश्न 79। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? आपको पता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कावेरी नदी मेरे बच्चों कहाँ से गुजरती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, 3 राज्यों से गुजरती है। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियाँ का संगम निम्नलिखित में से कौन है? तो मेरे बच्चों देवप्रयाग है। क्या? देवप्रयाग पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है मेरे बच्चों। वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, वह है काली नदी। कौन सी है? काली नदी है। आगे नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो गंगा के बाएं किनारे पर मेरे बच्चों यमुना नदी नहीं मिलती है, एकमात्र नदी यमुना है जो दाएं किनारे पर मिलती है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए
क्वेश्चन संख्या जो है हम आते हैं 83 पे। कहाँ पे मेरे बच्चों आते हैं मेरे बच्चों 83 पे। निम्नलिखित पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन पश्चिमी वाहिनों नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो मेरे बच्चों नर्मदा नदी है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। एक नदी है हगरी। हगरी सहायक नदी किसकी है? तो हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। 85। जोंग जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो सारावती नदी, आप समझते हैं सारावती नदी से संबंधित है जोंग जलप्रपात। 86 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? और मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है, ये इनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है मेरे बच्चों। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो मेरे बच्चों हुगली नदी है, उसकी सहायक नदी है। गंगा से एक नदी कट जाती है पश्चिमी बंगाल में मेरे बच्चों, ठीक, ये हुगली नदी कट के पश्चिमी बंगाल कोलकाता चली जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में जो है मिल जाती है, ध्यान रखना। और इसकी ही सहायक नदी है दामोदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ठीक, तो मेरे बच्चों जो है ये सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, जिससे हम कहते हैं सुप्रीम पोस्ट अध्यारोपित नदी का उदाहरण है मेरे बच्चों? तो मेरे बच्चों जो चंबल नदी है ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र, अगर हम भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। ठीक है, फिर हम अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो इधर आपका जो है अमेजन नदी का है जलग्रहण क्षेत्र। ठीक है, फिर अगर हम इन नदियों में बात करें कि सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो यहाँ पर आपको गोदावरी नदी का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? सोन, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। तो गोदावरी नदी अमरकंटक से जो है नहीं निकलती है, ध्यान रखना। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 92। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जानी जाती है, या पद्मा, या शांगपो, या हिमजुंग? तो शांगपो, तिब्बत में शांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में से चिनाब नदी गुजरती है? तो मेरे बच्चों जम्मू कश्मीर से जो है चिनाब नदी गुजरती है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? भागीरथी नदी निकलती कहाँ से? गोमुख से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। कौन सा? देवप्रयाग। नेक्स्ट, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो नर्मदा नदी के उद्गम को चिन्हित करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है? किसका? नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है, तो ये राजस्थान नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपको पता है मेरे बच्चों, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी उल्टा बहती है और अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, ध्यान रखना। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से निम्न में से कौन से प्रवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आर्य रखती हैं। कौन सा? आर्य। आगे, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? नदी कहाँ से निकलती है मेरे बच्चों? तो भागीरथी नदी मेरे बच्चों जो है कैलाश पर्वत से जो है निकलती है। ये 100 प्रश्न कहाँ पे आ गए हम बच्चों? 100 प्रश्न। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न है, ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ज़रूर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 पे। प्रश्न संख्या 101 पे बढ़ते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में इसका उद्गम अमरकंटक में, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो मेरे बच्चों सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। निम्न में कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? भैया अभी हमने बताया था, लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है?
किसका उद्गम भारत में नहीं है मेरे बच्चों? तो जो है सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो अमरकंटक से उद्गमित होती है नर्मदा व सोन नदियाँ। कौन सी? नर्मदा व सोन नदियाँ जो है अमरकंटक से उद्गमित निकलती हैं। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी जो मेरे बच्चों उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो मेरे बच्चों इसमें सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील है वुलर झील। ठीक, ध्यान रखना। आगे, भारत में करेवा के रूप में जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में कहाँ मिलती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, जिसे हम करेवा के रूप में जानते हैं। ये वेदिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो ये झेलम घाटी में मिलती हैं। कहाँ? झेलम घाटी में मिलती हैं। चलिए हम बात करते हैं जलवायु पे। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। ठीक है। कहाँ? मध्याह्न के समय, मध्य रात्रि के समय मेरे बच्चों, या इसके ऊपर जो है मेरे बच्चों सायंकाल या प्रातःकाल। तो प्रातःकाल जो है आर्द्रता विद्यमान रहती है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है। शीत ऋतु में जो जाड़े में वर्षा होती है मेरे बच्चों तमिलनाडु में, वो कौन सी वर्षा का प्रकार है? तो मेरा चक्रवाती वर्षा का प्रकार है। ठीक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? तो दिल्ली। ध्यान रखना। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मेरे बच्चों ये भूमध्य सागर से हुई है। कहाँ से? भूमध्य सागर से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। प्रश्न नंबर पे आते हैं 14। कौन से? 14 पे आएंगे हम लोग मेरे बच्चों। ठीक है, देखिएगा। निम्नांकित मानचित्र में 4 द्वारा प्रदर्शनी क्षेत्र में मानसून आगमन की तिथि है। ठीक है। तो मेरे बच्चों ये जो है 15 जुलाई को मानसून आगमन की जो है, चारों में 15 जुलाई की बात करते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? ठीक है। तो झारखंड में वर्षा जो मेरे बच्चों ये जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। 116 नंबर। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः भिन्न कारणों से होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः भिन्न कारणों से होती है। 4 हैं ऑप्शन आप में। इसका राइट ऑप्शन है मेरे बच्चों सी, उत्तरी पूर्वी मानसून। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र है। ये है अरावली। अरावली का पश्चिमी भाग सबसे बड़ा सूखा क्षेत्र है। तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है? ध्यान रखना। तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है। क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से होकर, कुछ इसकी शाखाएं बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं और जो है बहुत ही जो है आर्द्रता ग्रहण करती हैं, फिर जाके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित कहाँ पाई जाती है? तो वर्षा की सर्वाधिक विरलता मेरे बच्चों लेह में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसमें आम्र वर्षा उड़ीसा ये सुमेलित नहीं, बाकी आंधी उत्तर प्रदेश में, काल वैशाखी पश्चिमी बंगाल में, लू उत्तर पश्चिम भारत में चलती है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसिनराम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको सबको पता है मेघालय में मसिनराम स्थित है। कोपेन में भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो इसमें जो है 8 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से हैं। शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र मेरे बच्चों जो है पंजाब और तमिलनाडु हैं। अच्छा, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है जनवरी से फरवरी में। ठीक है।
फिर हम बात करेंगे आपको जून से सितंबर में या मार्च से मई में, अक्टूबर से नवंबर में। आपको पता है ये जाड़े में होती है तो अक्टूबर से नवंबर में होगी। एल नीनो संबंधित है पश्चिमी अवदाब से, पूर्वी अवदाब से, भारतीय मानसून से या मौसम भविष्यवाणी से। तो ये भारतीय मानसून से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? तो मेरे बच्चों ये जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रभावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से जहाँ वर्षा सर्वाधिक परिवर्तनशील है वह क्या है? मेरे बच्चों सर्वाधिक परिवर्तनशील वर्षा कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है मेरे बच्चों? तो शीतकालीन पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम के दौरान अधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 130 नंबर। तो ये तमिलनाडु तट। आगे बढ़ते हैं। किस जलवायु में सपाटीकरण उच्चावच को समतल में समायन करने की प्रक्रिया है? 131 नंबर। ठीक है, इसका मेरे बच्चों है शीत जलवायु। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी मानसून मेरे बच्चों। ठीक है, यह आपका है बंगाल की खाड़ी वाला। तो मेरे बच्चों पश्चिमी विक्षोभ से जो है ये जो है होती है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अरबी भाषा हुई, हम कई बार बताया भी। वायु दाब सबसे कम कहाँ होता है? वायु दाब शरद ऋतु में या शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु? तो वायु दाब सर्वाधिक सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा मेरे बच्चों चेन्नई में होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने का कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पैडजोलिक या लेटेराइट? ठीक, तो ये है लेटेराइट। ध्यान रखना। किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? वह कौन सी है? 137 नंबर। तो मेरे बच्चे काली मिट्टी है। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मृदाओं की प्रधानता किसमें होती है? लेटराइट मृदाओं की प्रधानता कहाँ होती है? 138 नंबर। तो बुंदेलखंड में प्रधानता सर्वाधिक लेटराइट मृदाओं की देखी गई है। पीट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो पीट मिट्टी मेरे बच्चों केरल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, ठीक है, कृषि कार्यों में, बागवानी के लिए, भवन निर्माण में या बर्तन निर्माण के लिए? तो भवन निर्माण में लेटराइट मिट्टी का प्रयोग मेरे बच्चों किया जाता है। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी दोमट मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है या चीका मिट्टी है? तो मेरे बच्चों चीका मिट्टी है। अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? शोधर्म, आलू, गेहूं या क्लेवर? तो मेरे बच्चों है शोधर्म। कौन सा युग्म सही नहीं है? कॉप मिट्टी जिसे कछारी मिट्टी कहते हैं, उत्तर प्रदेश काली मिट्टी, महाराष्ट्र लाल या पीली मिट्टी, तमिलनाडु लेटराइट मिट्टी, पंजाब। ठीक है, तो मेरे बच्चों लेटराइट मिट्टी ये आपका सही सुमेलित नहीं है मेरे बच्चों। कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किसका आधिक है? कपास की काली मिट्टी में मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा जो है मोंटोमोरिनेलाइट की अधिकता पाई जाती है। 145। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है मिट्टी जो है संबंधित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक पाया जाता है? तो सबको पता है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे है लगभग कितना? 6000 मीटर तक, 600, 800 या 100 मीटर तक? तो 600 मीटर तक मेरे बच्चों है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी बांगर कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेंगुर का नाम क्या है?
रेंगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो लेटराइट मिट्टी को मेरे बच्चों रेंगुर मिट्टी जो है हम कहते हैं, ध्यान रखना। लेटराइट मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। चलिए अब आते हैं 150 नंबर, वेरी मोस्ट 150 नंबर प्रश्न आते हैं। रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है होती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लेटराइट मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है? केंद्रीकरण अधिकतम है तो मेरे बच्चों उड़ीसा में अधिकतम है। कहाँ? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? बागवानी, पुष्प कृषि, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन। तो मेरे बच्चों ये सी मत्स्य पालन जो है ये नीली क्रांति से संबंधित है। वन के विषय में हम बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है? तो चावल जो है रबी फसल इसमें से नहीं है। राल जिसे घूना बोलते हैं किसका उत्पाद है? अंगूर, कोनिफेरस, रबर का पेड़, बरगद का पेड़। तो ये मेरे बच्चों रबर का पेड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है, तो कैसे रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर, वन रोपण द्वारा, सबको पता है रोका जा सकता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है? फॉर कॉफ़ी का फॉर कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा का क्या कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो समोच्च कृषि, समोच्च वेदीकरण या अवनालिका नियंत्रण या बेसिन। तो समोच्च कृषि जो है इसका राइट आंसर है। रबी की फसलों को बोया जाता है। रबी की फसलों को मेरे बच्चों जो है अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है। विटीकल्चर किसे कहते हैं मेरे बच्चों? तो मेरे बच्चों विटीकल्चर जो है ये अंगूरों का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। ट्रक, एक होती ट्रक खेती किससे संबंधित है? साग सब्जी, दूध, अनाज या पशुपालन से? तो साग सब्जी से ट्रक खेती का संबंध है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है तो रेगुड़ मृदा जो है इसका कारण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? ठीक है, तो अभी हमने कहा था कॉफ़ी का फॉर कर्नाटक। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? ये वाराणसी में है। भारत के किन निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो सागौन का वन पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? अगर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा आपको पता है कि पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं और दूसरा गुजरात में पाया जाता है, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आएगा। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो मैं देवदार। भारत का मूल वनस्पति आवरण क्या है? भारत का मूल वनस्पति आवरण में बच्चों है कठोर लकड़ी वाले वनों का। ठीक है, सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है। कहाँ की है? तो ये पश्चिमी घाट पर्वत की है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? भारत का कितना कुल भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो ये 23% है। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं? डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं तो मेरे बच्चों गंगा और महानदी डेल्टा क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है मेरे बच्चों, तो ये है 33%। निम्नलिखित में तत्व कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनियर, महोगनी, सिल्वर, एस्प्रूस। तो ये है महोगनी। ये 174 प्रश्न मेरे बच्चों, 174 प्रश्न। ठीक है, अब हम 175 नंबर पे आएंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ? ठीक है, तो ये हिमालय में मिलता है। कहाँ? हिमालय में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में संघन वनावरण का प्रतिशत कितना है? तो संघन वनावरण का प्रतिशत मेरे बच्चों है ये कौन सा? 12%। आगे, कांजीरंगा किसके लिए जाना जाता है?
तो गैंडा के लिए जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम पक्षी धाम स्थापित किया गया है? तो प्रथम पक्षी धाम जो है आपका वेदांतंगल में स्थापित किया गया। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, बहुत बार पूछा गया है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? सबसे धनी स्थान कौन सा है? तो पश्चिमी घाट 180 सबसे धनी स्थान है। 181 नंबर। भारत में इस अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ठीक, तो पहला मेरे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान है आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? क्रिकेट बैट के लिए विलो सर्वपतझड़ी वन से प्राप्त होता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में मेरे बच्चों, ठीक है, या इसके बाद जो है दक्षिण पश्चिमी बंगाल में या दक्षिणी सौराष्ट्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये मेरे बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर है। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो वैज्ञानिक वर्गीकरण ये जो है H.G. चैंपियन ने किया है। साल वृक्ष क्या है मेरे बच्चों? साल वृक्ष मेरे बच्चों शुष्क पर्णपाती वृक्ष है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपको पता है ये केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब मेरे बच्चों ये नदी घाटी की परियोजनाएं जो हैं आ गई हैं। ये नदी घाटी की परियोजनाएं मेरे बच्चों जो है आ गई हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों। आपको यहाँ से जो है इतना ज़्यादा आपको जो है करना है काम जो है, ठीक है, कि एक भी प्रश्न न छूटे और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? तो मेरे बच्चों ये भागीरथी नदी है, सबको पता है भागीरथी नदी पर स्थित है। आगे बोलते हैं। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है मेरे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है पर्यावरण एवं वन मंत्री। चलिए 191 पे आते हैं। 191 पाते हैं, ठीक है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस एक नदी पर आधारित है? तो आप चिनाब। कौन सा? चिनाब। कई बार पूछा गया है। इसके आंसर नीचे लिखे हैं, आप मैच कर सकते हैं। हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है मेरे बच्चों? मांगला बांध पाकिस्तान में अवस्थित है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? तो उड़ीसा में बनाई गई है। बरकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है मेरे बच्चों? तो इसका मुख्य कार्य है मेरे बच्चों नौकागमन। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? आपको पता है इदुक्की जल विद्युत परियोजना मेरे बच्चों जो है ये केरल राज्य में स्थित है। पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पोंग बांध मेरे बच्चों ब्यास नदी पर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना निम्नांकित में से है। चिनाब नदी पर तो चिनाब नदी पर मेरे बच्चों जो है ये सलाल परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। रिहंद बांध किस राज्य में है मेरे बच्चों? तो रिहंद बांध मेरे बच्चों कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। 199 मेरे बच्चों है। रिहंद बांध जो है तो उत्तर प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है, आप ध्यान रखना। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, कतई नहीं आएगा मेरे बच्चों, ये सत्य है। इसको बराबर, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको जो है मिलेंगे। सारे वीडियो आपको मिलेंगे और सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए 200 प्रश्न नंबर देखिए। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चंबल नदी पर किया गया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 201
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी। तो नर्मदा नदी पर। 202 त्रिवेणी नहर निम्नांकित में से किस नदी से संबंधित है? तो त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी से संबंधित है। सीधे सीधे प्रश्नों का आंसर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नो डिस्क्राइब, नो, इसको कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने दिमाग में एक बार रिवीजन करके रखना है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है मेरे बच्चों, इंदिरा गांधी नहर निकलती हरके बांध से। निम्नांकित में से किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है? तो तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर प्रारंभ की गई है। बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है मेरे बच्चों? तो बक्सा बांध परियोजना भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर आपको जो है मिलेगी? तो तुलबुल परियोजना मेरे बच्चों झेलम नदी पर आपको मिलेगी। संकोश नदी सीमा बनाती है, एक नदी है संकोश, किन राज्यों के साथ सीमा बनाती है? बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है मेरे बच्चों संकोश नदी सीमा बनाती है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्नांकित में से कहाँ स्थापित की गई? तो जल विद्युत परियोजना निम्नांकित में से शिव समुद्रम में स्थापित की गई। कहाँ से? शिव समुद्रम में। 209 पे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, 209 पे। भारत कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? तो सभी जगह, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी जगह। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गंडक परियोजना मेरे बच्चों बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है, मतलब जवाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? तो बाड़मेर नहीं होता है राजस्थान का, बाकी सब होते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है? नागार्जुन परियोजना, तो नागार्जुन परियोजना निम्नांकित में से मेरे बच्चों जो है कृष्णा नदी पर जो है अवस्थित है। चलिए आगे ऊर्जा संसाधन पे बात करते हैं। ऊर्जा संसाधन पे भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित कहाँ किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों जो है मुंबई हाई में किया जाता है। आग्नेय शैल की शिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो मेरे बच्चों ये हीरा है, आग्नेय शैल से हीरा प्राप्त किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो डी सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन करता है। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नांकित में से किस बंदरगाह से किया जाता है? तो ये विशाखापट्टनम से मेरे बच्चों किया जाता है। चलिए 217 नंबर पे आते हैं, देख लीजिए। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो जिप्सम सबसे अधिक राजस्थान में उत्पादन की जाती है। भारत में खनिज की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर का मैदान है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादकता राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन कहाँ होता है? तो स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन होता है शानू, एक स्थान है जो राजस्थान में है। निम्नांकित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है? उत्तम किस्म 221 नंबर, तो ये बेलाडीला से होती है। भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है। लौह अयस्क भारत का अधिकतम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है, जहाँ एकमात्र स्थान टिन पाया जाता है वो है मेरे बच्चों बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ में। निम्नांकित में से तांबा सीसा जस्ता का एक तांबा सीसा जस्ता टंगस्टन का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक करता है। 25 नंबर मेरे बच्चों, 25 नंबर देखिए। जर्मनी को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, ग्रेट ब्रिटेन को या जापान को? तो जापान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो मकराना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 99% बॉक्साइट पाइराइट्स खनिज निम्न किस राज्य में निकाला जाता है? पाइराइट्स की बात करते हैं तो पाइराइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में निकाला जाता है। केंद्रीय मुख लौह खनिज परियोजना निम्नांकित से किस राज्य में है? आपको पता है कासे केंद्रीय मुख, कासे कर्नाटक,
ठीक है। का से काफ़ी, का से कर्नाटक अभी बताए थे। निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? केमानगुड़ी, भद्रावती, रजहरा, चंद्रपुर, नवमुड़ी, सिंहभूम या गुरुमहिषानी, क्योंझर। ये भी आपका जो है मेरे बच्चों सुमेलित नहीं है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? ठीक है, तो ये डी, छोटा नागपुर पठार जो है वो खनिज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। देश में शीशा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? शीशा उत्पादक प्रतिष्ठान मेरे बच्चों जो है ये सभी जगह स्थित है। चंदेरिया राजस्थान, टुंडू बिहार और विशाखापट्टनम मध्य प्रदेश। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तांबा, तांबा उत्पादन के लिए खेतड़ी परियोजना मेरे बच्चों जो है ये जानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? भारत में सर्वाधिक हीरा मेरे बच्चों ये पन्ना मध्य प्रदेश एक खान है जहाँ से निकाला जाता है। निम्नांकित में बॉक्साइट की प्रमुख खान कौन सी है? बॉक्साइट की प्रमुख खान मेरे बच्चों है लोहरदग्गा, लोहरदग्गा। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? नमक की प्राप्ति मेरे बच्चों जो है उपयुक्त सभी से होती है। सागरी, झील मृदा, चट्टानी नमक परतें पाई जाती हैं। ठीक है, निम्न में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? 236। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? सबसे मूल्य के अधिक खनिज उत्पन्न करता है उड़ीसा। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है मेरे बच्चों? तो भारत में स्वर्ण पाया जाता है कोलार भट्टी की खाने जो कर्नाटक में है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन बिहार में किया जाता है। जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? ये मेरे बच्चों सीसा और जस्ता से संबंधित है। 240 मेरे बच्चों, 241 की बात करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? साधारण नमक गुजरात, वेनेडियम बिहार, ग्रेफाइट आंध्र प्रदेश, संगमरमर उत्तर प्रदेश। तो संगमरमर वाला जो है आपका सुमेलित नहीं है। कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा हम बता दें आपको वो है ईंधन खनिज का, ईंधन खनिज का। अभ्रक की प्राप्ति होती है कहाँ से? अभ्रक की प्राप्ति होती है आग्नेय शैलों से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो मेरे बच्चों अभ्रक नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। मुंबई है किससे संबंधित है? तो मुंबई है पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई कहाँ? डिगबोई में। निम्नांकित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है? तो इसमें एल्यूमिनियम नहीं दर्शाता है, बाकी चारों जो है दर्शाते हैं। एल्यूमिनियम नहीं, बाकी सारे दर्शाते हैं। राजस्थान में खेती परियोजना किस धातु अयस्क उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नहीं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका कमेंट में आंसर दीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है। वेरी मोस्ट प्रश्नों के आंसर चल रहे हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ज्योग्राफी के आंसर चल रहे हैं इस। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप क्यों ना आप जो है वीडियो एग्ज़ाम की हो या और कोई एग्ज़ाम की हो, आपको सारा सोल्यूशन यहाँ मिलने वाला है। ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि एक वीडियो से आपकी जीएस की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जीएस की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी मेरे बच्चों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे मेरे बच्चों। क्वेश्चन संख्या 249 हो गया है। 249 के जो ऑप्शन है वो आप लोग देख लीजिए। मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसका आंसर है आपका राजस्थान। 250। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला मेरे बच्चों सर्वाधिक जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मेरे बच्चों ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ? ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम भारत का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में मेरे बच्चों किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक अभ्रक वाला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे बच्चों ये है आपका आंध्र प्रदेश। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है?
ये मेरे बच्चों है उड़ीसा में। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। ठीक है, चलिए। 256, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? तो ये स्थापित की विझिंगम में। केयर्न एनर्जी मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका स्कॉटलैंड में। निम्नलिखित में से क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या इसके बाद मेरे बच्चों आएगी खंभात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी? तो आपको पता है खंभात की खाड़ी राइट आंसर है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन प्रथम स्थान है? तो ये मेरे बच्चों महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? ताप विद्युत का योगदान 83% है। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में स्थापना की गई। कलपक्कम आपको पता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये मेरे बच्चों है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? जो है हाँ, भारत में एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य ताप विद्युत सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र है। लोकाटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये मेरे दोस्तों ये मणिपुर में है। लोकाटक झील भी मणिपुर में जो है मेरे बच्चों पाई जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का भविष्य को ईंधन कहा जाता है। निम्नलिखित में से ज्वारी शक्ति परियोजना कौन सी है? तो ज्वारी शक्ति परियोजना मेरे बच्चों है भावनगर। ठीक है, भारत में ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? तो ये है ताप विद्युत ऊर्जा की। 270, ककरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ककरापार। ठीक है, तो मेरे बच्चों ककरापार जो है ये गुजरात में है। निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में से कौन एक तापी संयंत्र नहीं है? इडुक्की नहीं, इडुक्की एक परियोजना है। निम्न में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से पूर्णतः विद्युतीकृत है? तो हरियाणा है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र कलपक्कम। निम्नांकित किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नांकित में से किस क्षेत्र में के ताप विद्युत संयंत्रों का भार क्षमता सर्वाधिक है? ये मेरे बच्चों दक्षिणी। ठीक है, 276 पे हम बढ़ेंगे। 276 पे पढ़ेंगे। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है तापी, फिर जलीय, फिर आणविक, फिर वायु। भूतापी पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्थित है मेरे बच्चों कहाँ पर? भीम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उद्योग से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मेरे बच्चों ये है आपका भिलाई। निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? तो ये मेरे बच्चों है श्रम। कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है तो है ये भिलाई। ठीक है, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? श्रम की ओर। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? तो इसका आंसर है रानीपेट, तमिलनाडु। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, राजस्थान? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नांकित में कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो ये कोयली। निम्न में कौन बेमेल है? तो मेरे बच्चों कौन सा बेमेल है? तो सी, अहमदाबाद लौह इस्पात। ये बेमेल है, बाकी सारे लोग सही हैं। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जालंधर। होजरी उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है मेरे बच्चों? पंजाब में
ठीक है। तो लुधियाना प्रसिद्ध है। कौन सा? लुधियाना। मध्य प्रदेश में नेपा नगर के लिए क्या प्रसिद्ध है? नेपा नगर में अखबारी कागज़ जो है मेरे बच्चों पाए जाते हैं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? भारत में नई कोच रेल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पे है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग मेरे बच्चों हथकरघा है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड निम्नलिखित से किस स्थान पर स्थापित है? पुणे में है। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1867 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो मेरे बच्चों ये लगाया गया था आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ पर? पेराम्बूर में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादक में प्रथम स्थान रखने वाला कौन सा राज्य है? सीमेंट में जो है मेरे बच्चों राजस्थान रखता है। भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई? तो ये मेरे बच्चों की गई कोलकाता में। किस स्थान को सिलिकॉन वैली के नाम से हम जानते हैं? सिलिकॉन वैली, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? 1995 में। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। भारत निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है मेरे बच्चों, तो ये है आपका ताप शक्ति। 300 नंबर पे आते हैं। 300 नंबर पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में 300 नंबर पे हम आ गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन है, कागज उद्योग की अवस्थिति किन कारकों द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है? कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, पूंजी की उपलब्धता या परिवहन संबद्धता? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है कच्चे माल की जो है उपलब्धता पर मेरे बच्चों। तो ये इसके बाद मेरे बच्चों परिवहन भी बचा है, ठीक है। इसके बाद जो है जनसंख्या नगरीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की श्रृंखला देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर और अच्छे वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल स्टडी विद नीरज सर को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं वादा करता हूँ आपका कोई भी एग्ज़ाम खाली नहीं जाएगा और हर एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर पाएंगे। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा लगा, फिर देखिए मैं आपको कैसे कैसे जो है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे।